So well, in this video we are going to study about the standing waves and normal modes. So ये हमारा जो नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनते हैं और नॉर्मल मॉड्स जो नॉर्मली जो वाइब्रेशंस के तरीके क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे. सो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन के साथ चलते हैं. समझते हैं हम कि स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, फिर उनके बारे में हम चर्चा करते हैं. हमने प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ा है कि जब दो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोग्रेस करती है, ट्रैवल करती है. आप दो पॉइंट चूज़ कर लें, एक पॉइंट आप ए मार्क कर लें, एक पॉइंट आप बी मार्क कर लें. सो इन दो पॉइंट्स के बीच में यदि मान लो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, I mean, this point is A, this point is B. If a transverse wave is moving from one point to another point, right? So what does this mean? This is a progressive wave. ये progress कर रही है between two points of the medium, right? यदि इसी तरीके से longitudinal wave दो points के बीच में ट्रैवल करती है तो उसको भी हम progressive wave बोलते हैं. तो यदि हमारे पास दो progressive waves हों और उनके एम्पलीट्यूड एक जैसे हों, बराबर हों, उनका टाइम पीरियड बराबर हो और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है. और उनकी स्पीड सेम हो, दे विल हैव द सेम स्पीड, और वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है. वेव डिस्टर्बेंस दैट डज नॉट अपीयर्स टू ट्रैवल, उनके सुपर इम्पोज करने के बाद एक नई वेव बनती है जो ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रही है. द वेव डिस्टर्बेंस दैट डज नॉट अपीयर्स टू ट्रैवल एट ऑल इज फॉर्म्ड. एक नई वेव बनती है जो मूव नहीं करती है. उस वेव को हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं. तो नाम ही अच्छा है, नाम से ही हमें एकदम से पता चल जाएगा कि ये वेव कैसी हो सकती है. वो ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रही है. अब हमने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इसी सारी बात को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है और इस घटना को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना है, और ये ही आपने यहाँ से सीखना है. सो हम कहानी शुरू करते हैं अपनी. बी कंसिडर्ड अबव द रिफ्लेक्शन एट वन बाउंड्री. अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब वेव एक बाउंड्री के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट होती है तो किस तरीके से वेव बिहेव करती है. तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक वेव एक बाउंड्री पर जाकर रिफ्लेक्ट करती है तो यदि बाउंड्री रिजिड होती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें फेस चेंज हो जाता है पाई का. ओके. और यदि बाउंड्री नॉन रिजिड होती है तो उसके रिफ्लेक्ट करने के बाद जो फेस चेंज है वो ज़ीरो होता है. ये हम पढ़ चुके हैं. बट देर आर फेमिलियर सिचुएशन, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द ईदर एंड. पर ऐसी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जैसे मान लो आपने एक धागा, एक स्ट्रिंग जो है वो किसी एक किनारे पर बांध दी, या आपने कोई एयर कॉलम ले लिया. जैसे फॉर एग्जांपल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसके बारे में हम ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहते. इस तरीके का कोई एयर कॉलम है, जैसे बांसुरी जानते हैं ना आप, उस तरीके की बात हम कर रहे हैं. वी हैव एन एयर कॉलम इन पाइप विद ईदर एंड क्लोज, जिसके दोनों एंड जो हैं वो बंद हैं. इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द टू और मोर बाउंड्रीज, जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो दो या दो से ज़्यादा एंड पर भी हो सकती है. ओके. हम उदाहरण लेते हैं स्ट्रिंग का. यदि आपके पास एक धागा है, फॉर एग्जाम्पल, एंड वेव इज ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से वेव ट्रैवल कर रही है और रिफ्लेक्ट बैक एट वन एंड, फिर एक एंड से वो वापस टकराने के बाद वापस आती है. विच इन टर्न ट्रैवल एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अदर एंड, फिर वो दूसरे एंड से वापस रिफ्लेक्ट करती है. ओके. तब क्या होगा, जब वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी. इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे. दिस विल गो अनटिल देर इज ए स्टेरी वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड. तो जब वेव एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो ये तब तक डिस्टर्ब रहेंगी जब तक एक स्टेडी, एक फिक्स्ड वेव पैटर्न नहीं बन जाए स्ट्रिंग में. और ऐसे वेव पैटर्न को ही हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमने ऊपर आपके साथ डिस्कस कर रखी है. इसको आप पढ़ सकते हैं. ओके. अब इस सारी घटना का एक मैथमेटिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं कि इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाए. अब हम एक प्रोग्रेसिव वेव को कैसे लिखा जाता है उसकी कहानी शुरू करते हैं. हम लिखते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि ये देखिए, मैं लिखता हूँ बाई वन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. एक प्रोग्रेसिव वेव को कैसे लिखा जाता है, वो है ए साइन ऑफ, दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई. इस तरीके से लिखा जाता है. अब ये वाला पार्ट ये बताता है कि आपकी जो वेव है दिस इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. इसका मैथमेटिक्स ये बताता है इट इज़ मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन.
और यदि हम फेज को सिंपल बनाने के लिए हम फेज जो इनिशियल फेज इसको हम 0 ले लेते हैं। हम हर केस में इनिशियल फेज को 0 लेते हैं। हमारा जो बेसिक एक्सप्रेशन दोबारा फिर से हम इसको लिखना पसंद करेंगे। तो ये आ जाएगा बाई वन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। बात क्या हुई कि ये वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ मूविंग लाइक दैट। ये वेव जो है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट। इस पार्ट से पता चलता है, राइट। सो जो एक दूसरी वेव जब रिफ्लेक्ट करने के बाद जब एक रिजिड एंड के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा, दिस वेव विल कम बैक ऑन ए स्ट्रिंग, मे बी इन फेज मे बी इन आउट ऑफ फेज, बट वो इस तरीके से वापस आ जाएगी। अब इसका मैथमेटिक्स कैसे लिखा जाएगा, इसका मैथमेटिक्स ऐसे लिखा जाएगा बाई टू द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि उसका एम्पलीट्यूड सेम होता है। जो स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी, जब एम्पलीट्यूड सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, ओके, और स्पीड भी सेम होगी। ये सारे पैरामीटर सेम होंगे। तो इसका मतलब हमारा ये मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होगा, साइन वेव होगी। अब के, इससे वेवलेंथ का पता चलता है, आप जानते हैं ना, के इज इक्वल टू 2π/λ। तो वेवलेंथ सेम होगी तो के सेम होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी टी। पर इसमें फ़र्क क्या आया, ये तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाली है, तो जब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो ये वाला पार्ट जो है वो प्लस हो जाएगा, ओके। सो हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन, लाइक एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम इसकी इक्वेशन नंबर ही मार्क करें तो ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने मार्क नहीं किया है, ओके। सो अब क्या होने वाला है, अब हम अगले पेज पर चलें या इसी पेज पर कर दें कि हम बाय अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो फंडामेंटल है इंटरफेरेंस का। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बाई, वो होगा बाई वन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी प्लस बाई टू द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ओके। हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये देखते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए दोनों में कॉमन है तो ए को हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, मैथमेटिक्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा साइन, दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ओके। ये बात पूरी हो गई। इस पार्ट को आप ए मान लीजिए और ये जो फेज है इसको आप बी मान लीजिए। तो हम एक साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2, ओके। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा बाई इज इक्वल टू ए और यहाँ आप लिख दें साइन। अब ए प्लस बी यदि हम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं ए, ये वाला पार्ट है ए और प्लस बी, तो के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2 एंड देन कॉस दिस नाउ ए माइनस बी, तो ए इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस आप इसको करेंगे तो ये माइनस के एक्स हो जाएगा और माइनस ओमेगा टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, राइट। सो यू आर लेफ्ट विद बाई इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा ए और यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, आपके पास हो जाएगा के एक्स प्लस के एक्स, 2 के एक्स का जो 2 है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ए साइन ओनली के एक्स इंटू
यहाँ आएगा हमारे पास कॉस, और यहाँ आप देखें दोबारा फिर से के एक्स के साथ के एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा -2 ओमेगा टी। -2 ओमेगा टी/2 इज ओनली -ओमेगा टी। ओके, या फिर हम यूज़ करते हैं यूजिंग कि कॉस जो है इवन फंक्शन है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो आई विल राइट इट नाउ, बाई इज इक्वल टू ए, दिस इज 2, यहाँ 2 भी आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, तो हम यहाँ इसको 2 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ भी 2 आना चाहिए, और यहाँ भी 2 आना चाहिए। इट इज़ 2 साइन के एक्स एंड कॉस ओमेगा टी। सो ये हमारी नई वेव बनेगी। जब दो वेव्स टकराएंगी तो ये नई वेव बनेगी, राइट। सो दिस इज आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर, दिस इज मार्क्ड एज इक्वेशन, क्योंकि मुझे इसकी बात करनी है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 15.37 लिखते हैं। ये एनसीईआरटी की इक्वेशन ड्राइव हो गई 15.37। ओके, अब हमने देखा कि हमने यहाँ देखा कि ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, दिस इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स एंड कॉस ओमेगा टी, राइट। इसको पिछले पेज का इक्वेशन है, इसको हम दोबारा फिर से लिख देते हैं, इक्वेशन 15.37। हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी, हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि हमारे पास इनिशियली कोई मैं दोनों में से एक वेव इक्वेशन लिखता हूँ, वो आपके पास थी ए साइन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव थी। फॉर एग्जांपल इट इज़ मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये इक्वेशन थी हमारी शुरू की। इसमें आप देखिए कि हमारा जो आर्गूमेंट था पहले वो के एक्स माइनस ओमेगा टी है। अब जो आपकी नई वेव बनी है, स्टैंडिंग वेव जो बनी है, उसमें के एक्स वाला पार्ट अलग है और ओमेगा टी वाला पार्ट अलग है। दूसरी बात, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो स्ट्रिक्टली ए है, बट हेयर इन दिस केस एम्पलीट्यूड नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज द एम्पलीट्यूड ऑफ standing wave is amplitude of standing wave is 2a sin kx, ये इसका एम्पलीट्यूड रहा। अब ध्यान से देखिए कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, वो डिस्टेंस का फंक्शन है फ्रॉम द ऑरिजिन। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द, जब एक वेव ट्रेवल करती है ना, व्हेन ए वेव ट्रेवल, देन व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। कोई एक हम पॉइंट चूज कर लें, हम कोई पॉइंट पी चूज कर लें, तो एक्स ये वाला पार्ट होता है। ओके, बी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, राइट। सो एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्पलीट्यूड है वो यदि एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये बढ़ते एक्स के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से बढ़ने के साथ साथ ये लगातार आप अलग अलग जो पॉइंट है वो चूज कर सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो है वो बदलता चला जाएगा। एम्पलीट्यूड will not remain same, but it will keep on changing with increase in the value of x, right? So this is very important। अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर अब अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। देखिए, नोट द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन द वेव पैटर्न। अब वेव पैटर्न में हम जो डिफरेंस आएगा, इक्वेशन नंबर 15.37 हमें ये बता रही है कि ये 15.2 और 15.4, ये जो 15.2 इक्वेशन है ना, वो यही इक्वेशन है, इसको हमने यहाँ लिखा है। सो द टर्म के एक्स एंड ओमेगा टी अपीयर सेपरेटली। आप इसमें इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि जो के एक्स वाला पार्ट है वो अलग हो गया और ओमेगा टी वाला पार्ट जो है वो अलग हो चुका है। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज 2a साइन के एक्स। यहाँ आप देख लीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज नाउ 2a साइन के एक्स। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? दस इन दिस वेव पैटर्न द एम्पलीट्यूड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। यदि ये एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब ये अलोंग द वेव ये हर पॉइंट के ऊपर बदलता चला जाएगा। इस तरीके से आप समझें इसको। बट ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द पीरियड टी। अब आगे देखिए,
वेव में जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है वो वेव के मोशन को डिसाइड करेगा। तो इसमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल वेव के बराबर है, इट इज़ रिमेन ओमेगा, और इसका जो पीरियड है इट विल रिमेन द सेम। इसका मतलब ईच पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग का जो हर एलिमेंट है इट विल ऑसिलेट विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द वेव। जब वेव के जो एलिमेंट हैं, वेव कैसे ट्रेवल करती है, इन बिंदुओं के थ्रू, ऐसे ऐसे करके। इसमें हर बिंदु जो है वो अपनी जगह ऑसिलेट करता है। ओके, अब इन बिंदुओं में जब ये ऑसिलेट करते हैं, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। द स्ट्रिंग एज ए होल वाइब्रेट इन फेज, सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो सेम फेज में वाइब्रेट करेगी, बट उनके जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स। क्यों भाई? बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इसलिए हर एक्स की वैल्यू के साथ जो है वो एम्पलीट्यूड बदलता चला जाएगा, राइट? द वेव पैटर्न इज नीदर मूविंग टू द राइट और नॉट टू द लेफ्ट। ये जो वेव पैटर्न है अब ये मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। जैसे आप देखते हैं ना, वेव ऐसे ऐसे करके आगे आगे करके ट्रैवल करती है। तो जो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि जो वेव पैटर्न इज नीदर मूविंग टू द राइट एंड नॉर मूविंग टू द लेफ्ट, हेंस दे आर कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव। इसीलिए हम उनको स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव कहते हैं। ओके, सो द एम्पलीट्यूड एट ए गिवन लोकेशन इज फिक्स्ड। किसी गिवन लोकेशन के ऊपर आप यदि देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो फिक्स होगा, एज रिमार्क्ड अर्लियर, एंड इट इज़ डिफरेंट एट द डिफरेंट लोकेशन। किसी एक लोकेशन पर फिक्स होगा पर डिफरेंट लोकेशन पर जाकर वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर अस। हाँ, उससे पहले हम एक फिगर नंबर 15.12 की चर्चा आपके साथ करते हैं। वो कुछ इस तरीके का रहेगा। ये फिगर नंबर 15.12 ऑफ NCERT। आप NCERT की बुक को अपने साथ रखें। ये हमें क्या बताती है? दिस शोज द स्टेशनरी वेव पैटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ द टू ट्रैवलिंग वेव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जरा इसमें ध्यान से देखना है हमने। Most significant feature of the stationary wave is that the boundary condition constrains the possible wavelength or frequencies of vibration of the system. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है स्टेशनरी वेव का क्या है, हमें इस स्टेशनरी वेव के टॉपिक को आगे आपको लेके जाना है और आपको एक स्टेज तक समझना भी है कि आपको ये टॉपिक पढ़ाया क्यों जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ा आइडिया होने लगेगा कि आपको इस टॉपिक को सिखाने का मतलब क्या है। तो उस तक पहुंचने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल कि दो वेव्स हैं, और ये जो डॉटेड वेव है ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये जो बिल्कुल स्मॉल पॉइंट्स ब्रोकन ये जो वेव है ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो इसके जो आपको डायग्राम बताए गए, ये फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट इसका, ज़रा देखें आप। फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये इंसिडेंट वेव है, ये दोनों वेव्स जा रही हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। फिर आप देखिए, अब ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है, इनके बीच के में जो फेज डिफरेंस है वो है, देयर इज एग्जिस्टिंग फेज डिफरेंस। तीसरे केस में देखिए, तीसरे केस में जो वेव की शेप है वो अलग है। चौथे केस में देखिए आप जो वेव की जो शेप है वो नियरली एक दूसरे के साथ बहुत, जो फेज डिफरेंस है वो बहुत कम है, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखने वाली बात यह कि अब ब्लू लाइंस को ज़रा गौर से देखिए। अब इसमें आप फर्स्ट केस में देखिए, अब पहले हम फर्स्ट केस से चलते हैं। फर्स्ट केस में देखिए आप ये जो लॉन्ग ब्रोकन लाइन है और शॉर्ट ब्रोकन लाइन को देखिए, इसकी शेप देखिए, पर आप ब्लू लाइन को देखिए साथ में। इसका जो नोड यहाँ, दूसरा नोड यहाँ, तीसरा नोड यहाँ, चौथा नोड यहाँ, पांचवा नोड यहाँ और छठा नोड यहाँ, ठीक है। दूसरे केस में देखिए दोनों जो लाइंस हैं, इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड वेव हैं, वो देखिए इन दोनों की जो एट टाइम t is equal to 0 both are located at the different points, means both have the different displacements, right? But the node is once again at the same point. सबसे मज़ेदार बात इसमें ये है, इसमें देखिए
ये देखिए जो नोड है, जो नीली लाइन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये स्टैंडिंग वेव बनने का जो प्रोसेस की ब्यूटी है कि देखिए ज़रा किस तरीके से कि जो फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में की जो डिस्प्लेसमेंट्स है एट द डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, बट द स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड इन ऑल द केसेस इज सेम बट एवर इट मे बी ऑफ द बेरिंग एम्पलीट्यूड। ये देखिए इसमें दोनों, ये इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसमें लिटिल बिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसमें भी लिटिल बिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जो नीली लाइन है ना, ये एम्पलीट्यूड को बता रही है देखिए, और जो यहाँ है, यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बट इंस्टेड ऑफ दैट जो ब्लू लाइन्स है, द शेप ऑफ द ब्लू लाइन्स एंड इट्स वेरिएशन इज नियरली सेम इन ऑल द केसेस। ये यहाँ से सीखने वाली बात है। So the most significant feature of the stationary wave is that the boundary condition constraint the, ये यहाँ से और सबसे important बात, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें ये टॉपिक +1 के बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जब स्टेशनरी वेव बनती है तो उससे क्या होता है, जो बाउंड्री कंडीशन जिसमें लगेंगी वो क्या करते हैं, वो फिक्स कर देती हैं कि इसमें से जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी पॉसिबल हैं और कौन सी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। सब तरह की जो फ्रीक्वेंसी है, सब फ्रीक्वेंसी का मतलब आवाज़ें, सब तरीके की जो स्ट्रिंग से आवाज़ें नहीं निकलेंगी। सो द सिस्टम कैन नॉट ऑसिलेट विद एनी आर्बिट्ररी फ्रीक्वेंसी। आपका जो सिस्टम है वो मन चाही फ्रीक्वेंसी के साथ अब ऑसिलेट नहीं करेगा। कंट्रास्ट विद द हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव, बट इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही ऑसिलेट करेगा जिनको हम नॉर्मल मोड्स बोलेंगे। नॉर्मल मोड्स का मतलब नॉर्मल तरीके जो ऑसिलेशंस के होंगे। ओके, सो नाउ लेट अस डिटरमिन दिस नॉर्मल मोड्स ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब ये जो नॉर्मल मोड्स होंगे वो कौन से होंगे, अब हम इसकी चर्चा जारी रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 15.37, जो इक्वेशन नंबर 15.37 हमारे पास थी उसको हम दोबारा एक बार फिर से लिखना आपके साथ पसंद करेंगे। ये इक्वेशन रही हमारे पास, बाई इज इक्वल टू, this equation is by the function of x and t is equal to 2a sine kx and cos omega t. Okay, this is equation number 15.37 of NCERT, right? अब इसमें ये दिखा जाता है कि जो पोजीशन ऑफ नोड्स क्या होगी। पोजीशन ऑफ नोड एक ऐसा पॉइंट होगा जहां एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। Now we'll study about the position of nodes. Now the position of nodes is here हम यहाँ लिख देते हैं, here amplitude A is 2a sin kx। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि जहाँ एम्पलीट्यूड 0 होगा, राइट, द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नोड। उसको हम बोलते हैं नोड। कहाँ 0 होगा एम्पलीट्यूड, यहाँ देखिए, ये है पॉइंट ऑफ 0 एम्पलीट्यूड, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है। ये सब पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ये सब नोड्स हैं। यही हमने चर्चा की थी स्टैंडिंग वेव के केस में, ये सब नोड्स हैं और ये सभी नोड्स जो हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर हैं। बट एवर इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो अलग अलग, उनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, राइट। और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड। ओके, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एंटी नोड, राइट। So now how this this amplitude will be equal to 0? So if sin kx is equal to 0, this is possible if sin kx is equal to 0। यदि sin kx जो है वो 0 के बराबर आता है, तो sin kx 0 कैसे हो सकता है, जब इसका जो वैल्यू कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। दिस मीन्स दैट kx मस्ट बी इक्वल टू एनी n टाइम पाई, और जहां आप n को यूज़ कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 सो एंड सो ऑन, राइट।
So you know that k is equal to 2 pi by lambda, ये हमें पता है, there's an angular wave number, so this is 2 pi by lambda into x is equal to n time pi. यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x is equal to पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, x is equal to n टाइम lambda by 2. Here x is equal to n time lambda by 2. This is what we have done here. तो इसमें पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड कहाँ बनेगा, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड एंड देन सेकेंड नोड, ये हम सब चीज़ें कर सकते हैं. So we have x is equal to n time lambda by 2. So here x is equal to n time lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on so on. So x 0 क्या हो जाना चाहिए, so x 0 यहाँ हम लिख देते हैं. तो जो पहला नोड कहाँ बनेगा, when x is equal to 0. So कॉमा x1 क्या होगा, दिस इज जस्ट लैम्डा बाई 2. तो x2 क्या होगा, दिस इज 2 लैम्डा बाई 2, मीन्स ओनली लैम्डा. तो आप इसके और इसके बीच में देखें डिफरेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1, ये होगा x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. यहाँ आप करें, सॉरी, दिस इज x1 माइनस x0 इज लैम्डा बाई 2. और इस रीजन में आप देखें x2 माइनस x1, तो ये क्या आ जाएगा, lambda minus lambda by 2. This is once again lambda by 2. So but we have seen the difference between the two nodes is lambda by 2. This shows that the difference between two nodes is lambda by 2. So the difference between two nodes is lambda by 2. अब दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो lambda by 2 आ जाएगा. नाउ अब हम देखते हैं द पोजीशन, see about the when the amplitude of standing wave is maximum. जब स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बट विल हैपन देन, तो क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला है वो है 2a साइन ऑफ kx. तो ये फार्मूला है. तो इस केस में क्या होना चाहिए, फॉर दिस साइन kx का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए. तो ये कब पॉसिबल है, इफ kx इज इक्वल टू एनी n प्लस 1/2 इंटू पाई. तो आधा होना चाहिए, जैसे पाई बाई 2 के ऊपर ये सब 1 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब n जो है वो 0 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 0, तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा, 1 पढ़ेंगे 3/2 पाई हो जाएगा. ओके, सो वंस अगेन k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू पाई. पाई से पाई फिर कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव x इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाई 2. राइट. सो द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंटीनोड के लिए क्या होगा, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंटीनोड की पोजीशन क्या होगी, हियर n इज इक्वल टू 0, हियर n इज इक्वल टू 0, सो x0 is equal to lambda by 4. Okay, the position of second antinode, the position of second antinode is here n is equal to 1, so x1 is equal to
दिस इज 1 प्लस 1/2 इंटू λ/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, 3/4 इंटू लैम्डा, राइट. Position of third antinode. थर्ड एंटीनोड की पोजीशन क्या होगी? दिस इज x2, इसके लिए आप 2 पुट कर दीजिए n इंटू λ/2, यू विल हैव 4, 5/4 lambda. So you will find the difference between these two first and then difference between the two. So यहाँ हम देखें कि x1 minus x0 क्या होगा. So this is 3/4 lambda minus λ/4. LCM आपके पास 4 आ जाएगा. This is 3 lambda minus lambda, 2 λ/4. This is equal to λ/2. तो फर्स्ट दो एंटीनोड्स के बीच का डिफरेंस आया λ/2. अगला जो डिफरेंस है उसको आप देखें ज़रा. हम निकालते हैं x2 माइनस x1. So x2 is 5/4 lambda minus 3/4 lambda. So here once again the LCM is 4. This is 5 lambda minus 3 lambda. So this is 2 λ/4. This is once again λ/2. This difference is once again λ/2. What we have seen that? We have seen that the difference between two antinode is the difference between two antinodes is also λ/2. This was the point to be noted. कि दो एंटीनोड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, λ/2 ही है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडिंग वेव. थैंक यू.